हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डबराल कोचिंग क्लासेस में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अभी टेस्ट सीरीज को कर रहे हैं फिजिक्स की, और वन दरुआ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे उनको हम डील करने वाले हैं। बहुत ही डीप तरीके से हम इन कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, ठीक है, और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं। एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर वो आपने नहीं देखा तो फिर प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे लेक्चर नंबर फर्स्ट देखिए। आपके सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे और फिजिक्स आपके लिए ओवरऑल मक्खन होती जाएगी बॉस। चलते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके। ये देखिए, क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। स्मॉल जी का मतलब जानते हो क्या आप? अगर नहीं जानते हो तो फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जी का मान होता है ग्रेविट, अरे मान की छोड़ो ना, पहले पहले देखो ये है क्या। ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण हिंदी में कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंग्लिश में हो गया। ये पूछ रहा है जनरली आपसे कि ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होगा उसकी जो उसका जो मान होगा, उसकी जो वैल्यू होगी कहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है। क्या वो माउंट एवरेस्ट पे ज़्यादा होगी, क्या वो कुतुब मीनार की चोटी पे होगी, या फिर इक्वेटर पे होगी, और एट सम प्लेसेस इन एंटार्क्टिका। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, देखना अभी। देखिए, हमारी अर्थ है कुछ इस टाइप की, ठीक है ना, ऐसी ध्रुवों पे थोड़ा चपटी है यहाँ पे, और ये रही हमारे बीच 0 डिग्री, जिसको आप कहते हैं इक्वेटर, विषुवत रेखा आप इसको कहते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है, नॉर्मली यदि हम जो अर्थ है, अर्थ के सरफेस से अगर हम ऊपर जाएं तो फिर जी का मान जो है वो घटता है। और यदि हम अर्थ की सरफेस से, फॉर एग्जांपल ये सरफेस है, यहाँ से आप ऊपर गए तो जी का मान ऑलरेडी घटेगा, ठीक है ना। और यदि आप इस अर्थ सरफेस से नीचे जाते हैं तो भी जी का मान घटता है, ठीक है ना। नहीं यार, यहाँ ऊपर जाएंगे अगर तो तब घटेगा, ठीक है ना। अरे जब सरफेस से ऊपर जाएंगे ना तब घटेगा, और जब सरफेस से नीचे आएंगे तो भी घटेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो, एक कॉन्सेप्ट तो ये ध्यान में रखो। दूसरा ये है कि यदि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की 0 डिग्री ये जो विषुवत रेखा है, यदि हम इस विषुवत रेखा से ऊपर चलते हैं उत्तरी गोलार्ध में, तो जैसे जैसे हम उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं वैसे वैसे जो जी का मान है वो बढ़ता जाता है। और जो पोल्स हैं, जो ध्रुव हैं, जो पोल्स वाले रीजन है हमारे, वहाँ पे जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। तो 0 डिग्री पे सबसे कम होगा और पोल्स पर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो नीचे की तरफ भी बढ़ते बढ़ते हम लोग कहाँ चले जाएंगे, पोल्स पे। और फिर पोल्स पे कॉन्सेप्ट क्या आता है कि पोल्स पे जो जी का मान होता है, जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। और जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे जी का मान सबसे कम होता है। तो अब क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जी का मान कहाँ पे ज़्यादा होगा। जी का मान सबसे ज़्यादा होगा पोल्स पे। और पोल्स, ये वाला जो पोल्स है उत्तरी ध्रुव है, ये वाला दक्षिण ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव में है आर्कटिक वृत्त, दक्षिणी ध्रुव को आप कहते हैं अंटार्कटिक, है ना, जो अंटार्कटिका है, जहाँ पे बहुत सारी बर्फ है और वहाँ पे बहुत रिसर्च स्टेशन भी साइंटिस्ट लोगों ने बना रखे हैं, तो वो यहाँ पे है, उनकी लोकेशन ये है, ठीक है। तो ये जो स्पेस स्टेशन नहीं, जो रिसर्च स्टेशन यहाँ पे बनाए गए हैं वो अंटार्कटिका में है। तो 0 डिग्री पे सबसे कम जी की वैल्यू, पोल्स पे सबसे ज़्यादा होगी। और यदि आप अर्थ की क्रस्ट से 9 ऊपर जाते हैं अगर, तो जी की वैल्यू ऑब्वियसली घटेगी। और यदि आप अर्थ सरफेस से नीचे जाते हो, खुदाई करते हो और अंदर घुसते हो मतलब, तो फिर जी की वैल्यू भी कम हो जाएगी, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलिए ऑप्शन देखते हैं। देखिए, माउंट एवरेस्ट पे सबसे ज़्यादा होगी, माउंट एवरेस्ट पे नहीं होगी सबसे ज़्यादा, ऑब्वियसली, है कि नहीं है। अच्छा, और फिर कहाँ पे ज़्यादा होगी? कुतुब मीनार पे। कुतुब मीनार की भी हाइट ज़्यादा थोड़ी ना है, तो वहाँ पे भी ज़्यादा नहीं होगी, है ना। अच्छा, कहाँ पे होगी? विषुवत रेखा पे? नहीं, विषुवत रेखा में तो हमने पढ़ा था कि 0 डिग्री होता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? सबसे ज़्यादा जी की वैल्यू होगी आपकी एंटार्क्टिक के किसी पॉइंट पर, ठीक है ना। एंटार्क्टिक के किसी पॉइंट पर अगर आप चले जाओगे तो वहाँ पे जी का मान आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्वेश्चन मक्खन हुआ अच्छे से। कॉन्सेप्ट अगर आपने, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, जो भी क्वेश्चन मैं आपसे करवा रहा हूँ, अगर आप शॉर्ट में एक नोटबुक आप अपने सामने रखें और जो भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको, आप उसको नोट डाउन करते रहें, आई होप आपकी ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम में, ठीक है ना। भरोसा रखिए बिल्कुल, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्प करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये।
देखिए यहाँ पे पूछा गया है व्हेन वेपर इज कंडेंस्ड इनटू लिक्विड देन, जब कोई वाष्प द्रव में परिवर्तित किया जाता है तो यह क्या है, ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है क्या ये। और सेकंड ऑप्शन है आपके पास, क्या इसका टेम्परेचर रिड्यूस जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इसका टेम्परेचर वेपर का। अच्छा, थर्ड पॉइंट है कि इट रिलीजेस हीट, क्या वो ऊष्मा को निष्कासित करेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हीट के बारे में आपसे पूछ रहा है कि जब भी कोई वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा या फिर हीट को रिलीज करेगा। तो देखना यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट, जैसे ये कोई सॉलिड है, ठीक है, ये जो सॉलिड है जब ये इसको हम गर्म करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड में। इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड हो जाता है मेल्ट, और मेल्ट होने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, मेल्ट होने के लिए आपने मेल्ट कैसे करोगे, आप हवा से मेल्ट कर दोगे, ऐसे फूंक मार के कर दोगे, नहीं करोगे ना, आप एनर्जी दोगे इसको। तो एनर्जी जब आप दोगे तो एनर्जी देने की वजह से सॉलिड कन्वर्ट हो पाया है लिक्विड में। अच्छा, फिर अगर आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर क्या करोगे, और नीचे जलाओगे, उसको गर्म करोगे, और ज़्यादा गर्म करने का मतलब आप इसको एनर्जी दोगे, एनर्जी देने की वजह से ये लिक्विड से गैस में चला जाएगा। अच्छा, जब सॉलिड से लिक्विड में गया एनर्जी एब्जॉर्ब की, जब लिक्विड से गैस में गया फिर भी एनर्जी एब्जॉर्ब की। अच्छा, अगर ये गैस से लिक्विड में आ जाए तो फिर क्या होगा, जब गैस से लिक्विड में आएगा तो उस टाइम भी ये एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है ना, ये एनर्जी यहाँ से निकल जाएगी बाहर। और जब लिक्विड, अरे यार ये हट गया, सॉरी। और जब जो लिक्विड है ना, लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो उस टाइम भी जो एनर्जी है वो निकाल देगा। तो ये क्या बोल रहा है कि जब वाष्प द्रव में कन्वर्ट होगा, यानी जो वेपर है, जो वाष्प है, वो जब कन्वर्ट होगी किसमें, लिक्विड में, तो लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो वो क्या करेगी, ऊष्मा को निष्कासित करेगी, इट रिलीजेज हीट। तो राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन, यहाँ पे ऊष्मा निष्कासित होगी, ठीक है, आ गया समझ में। ऑल राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इन द एस आई सिस्टम, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आई होप बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि वॉट करें, डायोप्टर करें, ऑप्टर या मीटर। देखो मीटर ऑप्टर तो ये बस कंफ्यूजन का खेल है, बाकी है डायोप्टर और वॉट। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वॉट होगा या डायोप्टर होगा, देखना सबसे फर्स्ट में। क्या आपसे पूछा गया था कि जो मैकेनिकल एनर्जी है या कोई भी जैसे विद्युत ऊर्जा है या कोई भी ऊर्जा है उसकी शक्ति पूछी गई थी क्या आपसे, नहीं ना। तो आपसे क्या पूछा गया था, लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस पूछा गया है। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, हमेशा डायोप्टर होता है। पावर ऑफ लेंस को हम मेजर करते हैं डायोप्टर में। और पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है 1/f। तो 1/f क्या, सेंटीमीटर में, जो फोकल लेंथ होगी वो सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, है, बोलो, सेंटीमीटर में। अरे यार बोलोगे कैसे, मुझे तो पता नहीं, अभी तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर, ठीक है ना। तो चलो कमेंट में बता देना। जो P बराबर होगा, P बराबर होगा 1/f, और जो फोकल लेंथ होनी चाहिए, फोकल लेंथ होनी चाहिए मीटर में। तो जो है रीडिंग, जो पावर आएगी आपके पास वो डायोप्टर में होगी, ठीक है। और डायोप्टर प्लस भी हो सकता है, जो डायोप्टर होगा ना वो रीडिंग प्लस में भी आ सकती है और माइनस में भी आ सकती है, ठीक है। प्लस में कब आएगी, जब फोकल लेंथ प्लस में होगी, फोकल लेंथ प्लस में होगी तो उसकी उस लेंस की पावर भी प्लस में आएगी। और अगर फोकल लेंथ ऋणात्मक होगी तो डायोप्टर भी पावर भी ऋणात्मक ही होगी। फोकल लेंथ प्लस की किसकी होती है, देखो जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की जो पावर होती है वो प्लस में होती है, और जो अवतल यानी कॉनकेव लेंस है उसकी पावर होती है माइनस में। पावर माइनस में क्यों होती है, क्योंकि फोकल लेंथ माइनस में होती है। कॉन्वेक्स की पावर प्लस क्यों होती है, क्योंकि फोकल लेंथ प्लस की होती है। आया ना कॉन्सेप्ट, चलिए आ गया समझ में। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो, चलिए हटा दें, ये लो। नेक्स्ट आपसे सामने क्वेश्चन ये रहा, मैकेनिकल एनर्जी इज अ नेट प्रोडक्ट ऑफ, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो किस किस का नेट प्रोडक्ट है। क्या वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नेट प्रोडक्ट है, नहीं ना। तो क्या न्यूक्लियर एनर्जी का है, तो ये भी नहीं। हाइड्रो पावर एनर्जी का है, नहीं। तो फिर ऑप्शन बचा क्या, ए। ए मतलब
जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी जिसको आप स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और साथ में काइनेटिक एनर्जी का ही नेट प्रोडक्ट है। यानी अगर कोई भी एक पदार्थ है उसमें उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी और जो काइनेटिक एनर्जी होगी उनका टोटल हम कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है P बराबर mgh, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये पूछा गया है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लिंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इंक्लूडेड, यानी जो ब्लॉटिंग पेपर है वो स्याही सोखता है, उसके पीछे कौन सा रिएक्शन है, कौन सा फिनोमेना है? अब केमिस्ट्री के हम है ना, तो इसीलिए रिएक्शन बार बार मुंह से निकल जाता है, लेकिन ये फिनोमेना है यहाँ पे। ठीक है, क्या साइफन फिनोमेना है? साइफन साइफन फिनोमेना भी नहीं है। ब्लॉटिंग से होकर शाही, शाही नहीं भैया, ये स्याही है, स्याही। स्याही का विवरण क्या हो गया? इन डिफ्यूजन ऑफ, इन डिफ्यूजन थ्रू ब्लॉटिंग, यानी विसरण होना चाहिए था, ये विवरण नहीं। ठीक है ना, तो ब्लॉटिंग पेपर से होकर स्याही का विसरण, ये भी नहीं होगा। कैपिलरी एक्शन फिनोमेना में भी पॉसिबल। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी नहीं होता है। ठीक है ना। श्यानता का मतलब क्या है? जो कोई भी द्रव है उसकी, द्रव की अलग अलग परतें होती है, तो अलग अलग परतों के बीच में जो परतें होती है ना, एक दूसरे की गति का विरोध करती है, तो इसको कहा जाता है श्यानता यानी विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी कैसे होती? अगर विस्कोसिटी को आप, अगर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को आप बढ़ा दोगे तो विस्कोसिटी घट जाएगी, है ना। या ये इसके जो है कैसा होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी घटेगी, और टेम्परेचर घटेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ससंजक बल जो होते हैं वो बल टूटते हैं। अब सर ये ससंजक बल समझ में नहीं आया। अरे ससंजक का मतलब है कोहेसिव, कोहेसिव फोर्स, और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स, है ना। तो जो कोई सी फोर्स उसको ससंजक बल कहते हैं, और एडहेसिव फोर्स मतलब असंजक बल। ससंजक का मतलब ये हुआ कि ये एक पदार्थ है, इस पदार्थ के ये अणु है, इन अणुओं के बीच में कौन सा बल लगेगा? मतलब एक ही पदार्थ के सेम अणुओं के बीच में ससंजक बल लगता है, और अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच में बल लगता है असंजक बल। जैसे ये रही एक स्याही की बोतल, एक पानी की बोतल। अब इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे अंदर, और यहाँ ये किसके मॉलिक्यूल हैं? प्लास्टिक के मॉलिक्यूल। अब प्लास्टिक के मॉलिक्यूल ये रहे, और स्याही ये जो पानी के मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में जो आकर्षण बल लगेगा वो एडहेसिव फोर्स होगा, यानी असंजक बल होगा। और जो जल के अणुओं के बीच में लगेगा वो होगा कोहेसिव फोर्स। इसी कोहेसिव फोर्स के कारण किसी पदार्थ में श्यानता का गुण होता है। और श्यानता का जो गुण है, ये श्यानता का गुण होता है किसकी वजह से है? ये एक है, एक हिसाब से ये जो द्रव होता है ना, द्रव, द्रव में एक टाइप का फ्रिक्शन है ये। ठीक है ना। जैसे ठोसों में घर्षण होता है, वैसे ही द्रवों में घर्षण का एक, घर्षण का ही एक प्रकार आप इसको मान सकते हो श्यानता को। तो ब्लॉटिंग पेपर में बहुत सारी कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं, बहुत सारी बारीक बारीक सी ट्यूब होती हैं। इन बारीक बारीक सी ट्यूब में जैसे आप इसमें पानी वगैरह हल्की ड्रॉप डाल दोगे तो ये पानी इन ट्यूब्स में ऊपर चढ़ने लग जाता है, और इसकी वजह से जो बाहर पानी रखा हुआ होगा, यहाँ पे आपने ब्लॉटिंग पेपर को रख दिया है, वहाँ से ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो कैपिलरी एक्शन है उसके पीछे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये पूछ रहा है जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं वो किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है सर लाइट, ये रही लाइट आपकी, है ना। और इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, है ना। सेल, सेल का मतलब सेल है। जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, फोटो का मतलब वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल, अरे जो यार ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं? जैसे बड़ी बड़ी प्लेटें होती हैं ना, सोलर प्लेट, इससे हम चार्ज करते हैं किसको? इससे जैसे आजकल हमारे उत्तराखंड में, या फिर कहें आप इंडिया या पूरे वर्ल्ड में, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है ना, जैसे सन की लाइट है, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है ना, ये तो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है सन। तो इसीलिए अब नए ऊर्जा के सोर्स को तलाशा जा रहा है, जो ऊर्जा के स्रोत कैसे हैं? रिन्यूएबल हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, सोलर एनर्जी को यूज़ करने के लिए हम क्या लगाते हैं? छत पे सोलर प्लेट लगाते हैं। तो वो सोलर प्लेट भी एक टाइप का फोटो इलेक्ट्रिक सेल ही तो है।
ये क्या करता है, इस पर लाइट पड़ती है, लाइट पड़ने की वजह से हम नीचे बल्ब जल जाता है हमारे कमरे में। वो क्यों जल जाता है, क्योंकि ये कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। कहाँ पे, ऑप्शन ऑप्शन सी इज द राइट, लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, कहीं मैं फास्ट तो नहीं बोल रहा, आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए कमेंट में बोल देना अगर फास्ट बोल रहा हूँ, तो कल से थोड़ा स्लो कर दूंगा वॉइस को। नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर यानी विद्युत मोटर, वो क्या काम करती है, किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करती है। बहुत सारे क्वेश्चन देखना, जो एग्जाम है, एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि ये डिवाइस किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रिक डायनमो होता है ना, जो डायनमो डायनमो एक उपकरण होता है, ये डायनमो किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर आता है तो कमेंट में बताना, ठीक है ना। और जो आएगा उसको स्पेशल हर्ट दिया जाएगा, ठीक है ना। और उसके क्वेश्चंस का, उसके आंसर का रिप्लाई भी मिलेगा चैनल के हिसाब तरफ से, ठीक है। तो जो डायनमो है, डायनमो किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये कमेंट में लिखो। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिक मोटर में इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी से ये मोटर चलती है। अरे इलेक्ट्रिक मोटर वही मोटर जिससे आप घर में पानी को पंप करते हो। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर करती क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को खाती है और उसके बाद पानी को ऊपर भेजती है। पानी को ऊपर भेजने में ये कौन सा कार्य किया जा रहा है, मैकेनिकल वर्क किया जा रहा है। और मैकेनिकल वर्क करने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए, मैकेनिकल वर्क करने के लिए आपको मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक मोटर का ये फंक्शन है। और डायनेमो का क्या, वो मुझे कमेंट में पता चल जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति। आवृत्ति का क्या मतलब होता है, आवृत्ति का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये एक जो है कोई पेंडुलम है, घड़ी का पेंडुलम है ये, ठीक है ना। घड़ी ये ऊपर रही घड़ी, मेरी घड़ी ऐसी है तो मैं क्या करूं, लेकिन है जैसी, लेकिन घड़ी तो घड़ी है, टाइम तो दिखाएगी आपको, ठीक है। ये पेंडुलम है, ये बोल रहा है अभी पेंडुलम करेगा क्या, यहाँ से गति करेगा और यहाँ तक, हमारा इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक ये हिलता डुलता रहता है। तो इसका एक साइकिल यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, और फिर अगर फिर से इधर आ गया तो दूसरा साइकिल कंप्लीट हो गया। तो मतलब आवृत्ति का मतलब ये हुआ कि कोई भी जो दोलन करने वाली वस्तु है उसके एक सेकंड में कितने साइकिल पूरे हो रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि ये जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम एक सेकंड में 2 चक्कर पूरा कर लेती है। तो इसकी आवृत्ति कितनी हो गई, 2 साइकिल पर सेकंड भी हम इसको कह रहे हैं, क्योंकि एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर रहा है, 2 साइकिल। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2 साइकिल पर सेकंड। और 2 साइकिल पर सेकंड को एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इस फ्रीक्वेंसी वगैरह पे बहुत काम किया है, इसीलिए उनके नाम पे हमने जो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो कर दी है। और उनका नाम क्या है, कैल्विन। उनका नाम कैल्विन है क्या, नहीं। पास्कल नहीं, जूल नहीं, तो फिर हर्ट्ज। तो उनका नाम है हर्ट्ज, हेनरिक हर्ट्ज। हेनरिक हर्ट्ज के नाम पे ही फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक रखा गया है वो है हर्ट्ज। और हर्ट्ज को हम कह सकते हैं साइकिल पर सेकंड या चक्कर प्रति सेकंड, ठीक है। तो एक सेकंड के अंदर कितने भी साइकिल हो जाए, जितने भी साइकिल होंगे वो उस पदार्थ की आवृत्ति होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो, बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड इन गैस सिलेंडर इट्स मास, मतलब कोई एक ऐसा गैस सिलेंडर है और इस गैस सिलेंडर में ये ऊपर से एक पिस्टन लगा हुआ है। सिलेंडर होगा तो पिस्टन तो होगा ही ना ऊपर से, है ना। पिस्टन मतलब नॉब, जहाँ से इस पर प्रेशर अप्लाई होता है। अब ये गैस सिलेंडर है, इस गैस सिलेंडर में मैं क्या करता, थोड़ा एक कलर चेंज कर देते हैं। कलर कहाँ से चेंज होता है इसमें, अच्छा ये रहा, ठीक है। ये गैस सिलेंडर है, इसमें आपने ये गैस अंदर भरी हुई है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ से ऊपर से, यहाँ से प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, इस पे प्रेशर डाल रहे हो, इस पे ऊपर से प्रेशर डालने की वजह से क्या होगा, पिस्टन अंदर दबेगा। पिस्टन अंदर दबेगा तो फिर क्या होगा, जो वॉल्यूम है वॉल्यूम घटेगा। जो ये गैस है, जो भी ये गैस अंदर भरी हुई है ना सिलेंडर के अंदर, उसका वॉल्यूम घटेगा। कब घटेगा, जब आप ऊपर से प्रेशर डालोगे, है कि नहीं। लेकिन जो मास है, मास तो हमेशा कांस्टेंट, ये क्वांटिटी है ना, ये तो कभी चेंज नहीं होती। हाँ बाहर चेंज हो सकता है, क्योंकि बाहर डिपेंड करता है फोर्स पे, ग्रेविटेशनल फोर्स पे, लेकिन मास तो डिपेंड नहीं करता है ना किसी भी चीज़ पे। तो मास हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी भी पदार्थ का। आप चाहे उसको यूनिवर्स में ले जाओ
या फिर आप उसको अर्थ पे ही यहीं पे तोलो, ठीक है ना, तो उसका मास आएगा इक्वल। तो यहाँ पे जो मास है ना, मास में कोई चेंज नहीं होगा, मास ना तो डिक्रीज होगा ना ही मास इंक्रीज होगा, ना पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, और इट विल रिमेन कांस्टेंट, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए, ये थे आज के 10 एमसीक्यूज जिसमें आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा, ठीक है ना, और अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लिया होगा। अच्छा, जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका रिप्लाई करना, अगर जो भी करेगा उसके लिए उसको मैं फीचर कर दूंगा चैनल पे। अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं उसका नाम जरूर लूँगा कि उसने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में और लाइक कर देना यार चैनल वीडियो को, और सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।